है गनीमत के सिसकते हैं अभी चंद चिराग, है गनीमत के सिसकते हैं अभी चंद चिराग, बंद होते हुए बाज़ारों से और क्या चाहते हो, बंद होते हुए बाज़ारों से और क्या चाहते हो। तो उन्हीं चिरागों में से एक चिराग जुल्फ़िकार साहब हैं कि उन्होंने ये एक शमा रोशन की है। अल्लाह ताला इनको जज़ा दे और ये इनका पॉजिटिव अक़दाम है। और इसमें तमाम दोस्तों से मेरी रिक्वेस्ट हो कि आइंदा जब हो तो और दोस्तों को मंगवा लें, जितना भी हो जाए। इसमें ये कोई पैसे नहीं लगते, ना ही टिकट है, इसलिए आप तशरीफ़ लाएँ। थैंक यू वेरी मच सर। बहुत शुक्रिया। बहुत खूबसूरत मैं समझता हूँ जो इफ्तिखार खान साहब ने आपके आगे बातें रखी। मैं समझता हूँ कि ये बेसिक्स हैं। ये इंसान की कम अज़ कम ये है कि वो दूसरे को रिस्पेक्ट पे करे। हमारे लिए नमूना हयात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। क्या कुछ नहीं होता था और किस तरह खंदा पहुँचाने से वो उसको नहीं गंद फेंक रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं। हम उस कौम से, हम उस उम्मत से हैं। और जो हमारा अभी बात हमारे थे वो मियाँ मेहरान साहब अगर हमारे बड़े रिस्पेक्टेड मेंबर हैं तो सच्ची बात है कि बंद गली का इंतखाब नहीं, इस दीवार में भी रास्ता है। मैंने आपके आने से पहले बात कर रहा था, एक छोटी सी दरख्वास्त जो ना आपकी वो इतना बड़ा काम करती है। हमें बंद गली में नहीं जाना, हमने आगे निकलना है। हज़रत मोहतरम ये मोरालिटी की बातें थी और मैं समझता हूँ हमारे हर काम का जो है वो अल्लाह के यहाँ जवाबदेही है। ये जो बात भी कह रहे थे कि कोई हमें क्लाइंट सादे कागज़ों में अंगूठे दस्तखत करके चला जाता है। हज़रात मैं आपसे कहूँगा कि मैं मेंबर पंजाब बार कौंसिल था। मैं उसका नाम नहीं लूँगा, वो अल्लाह ने उसको इस्लाह की तरफ ले आए। तो मैंने उस केस सुना तो मैंने वो डिसिप्लिनरी कमेटी में केस था। तो एक वकील साहब ने ऐसा किया कि उन्होंने अपने क्लाइंट की 400, 450, 500 कनाल जगह हथिया ली। उसकी दरख्वास्त आई हमारे पास। तो दरख्वास्त आई तो मैंने उनसे दो ही सवाल किए। मैंने कहा आपके दादा जान की कितनी लैंडेड प्रॉपर्टी थी, आपके वालिद की कितनी थी, आपके नाम कैसे है। उसने मुख्तार नाम अपने वालिद के नाम बनवा के वो प्रॉपर्टी उसकी हथियाई थी। मैंने उसका लाइसेंस सस्पेंड किया था उस वक्त। तो हमारे काज़म खान साहब, नुसरत जवेद बाजवा साहब की कंपेन थी तो वहाँ गए वोट मांगने। तो उन्होंने कहा तुम असी वोट नहीं पाने। उन्होंने पूछा क्यों, उन्होंने कहा जी वो तुहाडा जुल्फ़िकार ऐसा है। वो चेयरमैन था मैं कमेटी का। तो मुझे काज़म खान साहब ने बुलाया, उन्होंने कहा कि जुल्फ़िकार की मामला है। मैं कहा सर यूँ हुआ था। उसने कहा हक अदा किया ही। काज़म खान साहब ने क्या किया, हक अदा किया ही। वोट आने जानी चीज़ें हैं हज़रात। वो आदमी बाद में यहाँ पेश हुआ, जो हमारे चीफ जस्टिस रिटायर्ड हुए हैं साकिब निसार साहब। तो साकिब निसार साहब के कोर्ट में पेश हुआ तो साकिब निसार साहब ने उसको कहा पहले कोर्ट उतार गया बाहर, तो अपने जो है रोब्स उतार के आओ, यू आर नॉट एन एडवोकेट बिफोर दिस ऑनरेबल कोर्ट, आपको सस्पेंड किया हुआ। उसी दिन उसने वो वापसी की और वो वापस करके हमने उसको एक्सोनरेट किया। सच्ची बात है, हमने उसको एक्सोनरेट कर दिया और इसको तंबीह भी किया आंदा आपने ये हरकत नहीं करनी। हज़रात क्या इस तरह का काम करके हमने अल्लाह की अदालत में नहीं जाना? इस यहाँ से जाने के बाद एक दिन हमने वहाँ भी जाना है जहाँ असल साहब होना है। तो मैं समझता हूँ कि जो इफ्तिखार साहब फरमा रहे थे ये हमारे लिए एक मसले रहा है। एक वकील का कम अज़ कम ये मामला है कि वो बी ऑनेस्ट हो। और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि हमने इस काम को लेके आगे चलना है। तो जो इफ्तिखार साहब फरमा रहे थे ये क्लास, इफ्तिखार साहब आप खान साहब आप आएंगे तो यहाँ मेरे जो 2-3 साथी यहाँ मज बैठे हैं जो बताएंगे कि हाँ 2-300 की क्लास होती रही है और इंशाल्लाह होगी। असल में कोताही कुछ मेरी ज़्यादा है और मैं इसको कोई प्रॉपरली नहीं कर सका। तो हज़रात आइंदा हमने अपने दोस्तों को भी लेके आना, आइंदा जो प्रोग्राम तय करेंगे। हमारे नेक्स्ट स्पीकर जो हैं वो चौधरी मुनीर साहब हैं जो आपको प्रोसीजर लॉ के ऊपर आपसे जो है वो मुखातिब होंगे। जनाब चौधरी मुनीर अहमद साहब सेशन जज रिटायर्ड। नहीं तुसी मैंने मुनीर साहब को मैंने पता मैं उनकी कराना नहीं, आज इनका है। मुनीर साहब को मुझे पता है मैंने एंड पे से क्या करवाना है क्योंकि वो मुनीर आज 3 स्पीकर आप हैं और मैंने इनसे इख्तिताम करवाना है। मुझे पता है इनसे मैंने क्या करवाना है। मैं तो आया हूँ सुनने के लिए आया। तो मुनीर साहब ने जो करना है, ये मुनीर साहब ने जो करना है वो मैं आपको बताऊँगा एंड पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ऑन है? मैं मशकूर हूँ जुल्फ़िकार साहब का कि उन्होंने इस प्रोग्राम का एहतमाम किया
और उसमें मुझे भी शामिल होने का मौका दिया। दोस्तों, मैं अपने सीनियर जज साहबान, वकला साहबान की मौजूदगी में अपने आप को स्टूडेंट ऑफ लॉ ही तस्वर करता हूँ, और सच्ची बात यह है कि पेशा वकालत में तो मैं अभी FEL का स्टूडेंट हूँ। वजह यह है कि 91 में जज हुए, सिविल जज के तौर पे आए, और 20 में बतौर सेशन जज रिटायर हुए। इससे पहले मेरी वकालत नहीं थी, मैं तो किसी और डिपार्टमेंट में जॉब करता था। अब रिटायरमेंट के बाद मैंने इस प्रोफेशन को ज्वाइन किया है। ख़्याल ये था कि जो एक्सपीरियंस हमने लिया है, जो नॉलेज गेन किया है, वो वेस्ट ना हो जाए, और इट्स बेटर कि ये ह्यूमैनिटी की सर्विसेज में लग जाए। हमारा टाइम, हमारा नॉलेज, हमारा एक्सपीरियंस। तो बिस्मिल्लाह करके हमने शुरू कर लिया। तो अब जो मैनर्स हैं वकालत के, इसके पेडिस्टल्स जो हैं, वो मैं तो आप हजरात से अभी सीखूँगा। और अच्छा हुआ कि तोकीर आपने बैठना है, आपके बारे में हमने बातें करनी थी। अच्छा हुआ कि इन जो सेशंस होंगे इसमें इंशाल्लाह हाज़िर होते रहेंगे, और मैं आप हजरात से भी सीखूँगा। अपने सीनियर जज साहबान जो रिटायर हो गए हैं मेरे साथ, अब वकालत करते हैं, हम अब एक ही प्रोफेशन में हम, उनसे भी इंशाल्लाह सीखूँगा। चौधरी साहब ने ये कहा था कि प्रोसीजरल लॉ पे, CPC पे कुछ बात करनी है। तो कोई पर्टिकुलर टॉपिक, उसका सेशन, उसका सेक्शन, कोई चैप्टर, वो हमने चॉइस नहीं किया था। तो इसलिए आज हम जनरल गुफ्तगू सी करेंगे, और नेक्स्ट टाइम फिर हम इंशाल्लाह किसी पर्टिकुलर टॉपिक का, ड्राफ्टिंग ऑफ प्लेंट का, रिटन स्टेटमेंट का, फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज़ का, रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस का, रेलेवेंसी है उसकी, एडमिसिबिलिटी है, उसके हवाले से बात करेंगे। 711 का जो स्कोप है, एक्सटेंट है, 710 का है, उस पर बात करेंगे। फिर आगे एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स आ जाती हैं। CPC में नई अमेंडमेंट आई हैं, वो आती रहती हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। हाई कोर्ट ने 2018 में ऑर्डर्स जो थे, शेड्यूल 1 है CPC का, उसमें अमेंडमेंट्स की थी, लेकिन वो इफ़ेक्टिव की हैं 1/11/2020 से ऑनवर्ड उसको ऑपरेटिव किया है। पहले ऑपरेटिव नहीं थी, अमेंडमेंटें कर दी गई थी। वो क्या है? फिर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने अमेंडमेंट की हैं पंजाब के हवाले से CPC में, वो क्या थी? वो भी 20 में की थी। तो इनको फिर इन डिटेल इंशाल्लाह देखते रहेंगे साथ साथ। और आज मैं आपसे एक प्रोपोजिशन शेयर करता हूं, और देखते हैं कि ये जो केसेस में डिले होती है सिविल सूट्स में, पर्टिकुलरली 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 इयर्स एंड मोर देन दैट, इसकी रीज़न्स क्या है? क्या ये पीरियड कम हो सकता है? और इसमें हम वकला की कितनी कंट्रीब्यूशन है, और कितना इसका ज़िम्मेदार हम कोर्ट को कहते हैं कि कोर्ट की तरफ से डिले होती है? तो मैं ऑनेस्ट ओपिनियन अगर दे दूं तो वो ये है कि डिले की ज़िम्मेदारी हम वकला पे आती है। रीज़न ये है कि जब हम प्लेंट ड्राफ्ट करते हैं और अपना केस तैयार करके कोर्ट में ले जाते हैं, उसमें इतने लैकुनास छोड़ देते हैं, इतनी वीकनेसेस होती हैं, जिसको हम फिर फुलफ़िल करते, रिमूव करते, केस को अपग्रेड करते साल हर साल ले जाते हैं।
अभी आज ही एक दोस्त ने एक प्रपोजिशन शेयर की है। ए वाज ओनर ऑफ प्रॉपर्टी, ज़मीन थी उसकी कोई 40 कनाल 50 कनाल। 2010 में, अब मैं प्रपोजिशन के तौर पे बात कर रहा हूँ, 2010 में या इससे पहले समवेयर ये थ्रू म्यूटेशन ये बी को ट्रांसफ़र हो गई। – 2013 में दावा दायर हुआ सिविल सूट, ए ने दावा दायर कर दिया बी के ख़िलाफ़ और उस म्यूटेशन को चैलेंज कर दिया। 2020 में वो दावा डिक्री हुआ, अब 12(2) आ गई है। एप्लीकेशन फॉर सेटिंग असाइड दी जजमेंट एंड डिक्री ऑन द बेसिस ऑफ फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन, and this application has been filed by C on the ground that in 2012 this suit property was purchased by me and I was not made party to the suit. अब इसको जाहिर है डिक्री होल्डर कॉन्टेस्ट करेगा और वो डिक्री होल्डर का कहना ये है कि जब बी ने रिटन स्टेटमेंट दायर की थी तो उसने अपने जवाब दावे में ये नहीं लिखा था कि दी आई हैव सोल्ड आउट द सूट प्रॉपर्टी टू सी थ्रू रजिस्टर्ड डीड और थ्रू म्यूटेशन। तो रजिस्टर्ड सेल डीड हुई 2012 में, सूट दायर हुआ 2013 में और उस रजिस्टर्ड सेल डीड का इफ़ेक्ट जो था रेवेन्यू रिकॉर्ड में थ्रू म्यूटेशन वो दिया गया 2014 में ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द सूट। तो अब क्वेश्चंस कई सारे आएंगे 12(2) में कि लिस्ट पेंडेंस लगेगा नहीं लगेगा, बोनाफाइड परचेजर होगा नहीं होगा, तो ये 12(2) मंजूर होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। अब एक वकील साहब भी है ना जो डिक्री होल्डर के वकील हैं, उन्होंने कहा कि हमने तो ये डिफेंस ले रहे हैं 12(2) के जवाब में कि ये जो रजिस्टर्ड सेल डीड है इट्स फेक, ये जेन्युइन नहीं है। तो अब चल पड़ेगा मामला, क्या इश्यूज फ्रेम हो जाएंगे इस पे और फिर रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस पे चला जाएगा, फिर 5-10 साल इस पे लग जाएंगे और फिर उसके बाद फिर 12(2) का फैसला होगा, फिर अपील है, फिर रिवीजन है और फिर आगे मामला चलते चलते चलते। तो बेसिकली जब दावा दायर किया गया था ख़राबी वहाँ से शुरू हुई। तो क्या करना चाहिए था उनको चाहिए था कि उस वक़्त अपने प्लेंटिफ से, मुद्दई से, क्लाइंट से पूछते कि डॉक्यूमेंट लेके आओ कि जब आप कहते हो कि ये इंतकाल हुआ था 2010 में बी के हक़ में, तो तब इसकी डिस्क्रिप्शन ऑफ सूट प्रॉपर्टी क्या थी, रेवेन्यू रिकॉर्ड क्या कहता था और आपके पास डॉक्यूमेंट्स क्या थी। और अब जब दावा दायर कर रहे हैं या एटलीस्ट एट द स्टेज ऑफ एविडेंस अब डॉक्यूमेंट लेके आओ कि लेटेस्ट पोजीशन क्या है। अगर वो असर्टेन कर लेते, चूँकि एविडेंस तो जाके 15, 16, 17, 18 में हुई है, दावा तो अब 20 में डिग्री हुआ, तो अगर वो चीज़ों को डिटरमिन कर लेते तो उस वक़्त ही दावे में सी को पार्टी बना लेते और उसकी एलिनेशन भी चैलेंज कर देते, तो दावे का फ़ैसला अभी 20 में होता या साल 6 माह और लग जाते, ज़्यादा से ज़्यादा ये होता। लेकिन जो अगले 10-15 साल 20 साल लगने हैं लिटिगेशन में और वो विदाउट एनी फ्रूट है, वो डिक्री चैलेंज होती रहनी है कि ये सस्टेन करेगी या सेटिसाइड होगी। और अगर सेटिसाइड होगी किसी स्टेज पे तो फिर जाके क्या होगा कि वो फिर नए सिरे से इब्तदा से इनिशियल स्टेज से दावा जो है वो चलेगा, फिर सी को पार्टी बनाया जाएगा, फिर उसका जवाब दावा लिया जाएगा, फिर इश्यूज आएंगे और फिर नए सिरे से काम चलता रहेगा। तो बेसिकली हमने करना क्या है, जब हमारे पास कोई साहिल आता है, क्लाइंट आता है, तो हमने प्लेंट तैयार करनी है। तो उसमें सबसे पहला स्टेप जो है वो तो प्रेपरेशन ऑफ केस है। तो ये जो बातें मैंने की हैं, आपसे शेयर की हैं,
ये उसी पहले स्टेप का हिस्सा है, प्रिपरेशन ऑफ केस का पार्ट था ये, कि वकील साहब को तैयारी करते हुए, केस को तैयार करते हुए ये सारी चीज़ें सामने लानी चाहिए थी। रेवेन्यू रिकॉर्ड को वेरीफाई करते और उससे पूछते कि भी ये आगे आगे कहीं ट्रांसफ़र तो नहीं हो गई। फिर जब जवाब दावा दायर किया गया तो उस वकील साहब की ज़िम्मेदारी थी, उसको पार्टी ने आके डेफिनेटली बताया होगा कि हम तो थ्रू रजिस्टर्ड सेल डीड बिफोर इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट ये प्रॉपर्टी आगे सेल आउट कर चुके हैं सी को, और उसका डॉक्यूमेंट की कॉपी साथ लगाते, फिर भी पॉइंट आउट हो जाता। तो देखें, ये मैं जो अर्ज़ कर रहा हूँ कि हमारे डिले की वजह जो है, काज जो है वो हमारे पार्ट पे आती है, कोर्ट की तरफ कम जाती है। तो अगर रिटन स्टेटमेंट में ही ये पॉइंट आउट हो जाता कि ये प्रॉपर्टी सी को सेल आउट हो चुकी है, तो सी को पार्टी पर ना बना लिया जाता, फिर भी बाय वे ऑफ अमेंडमेंट कोर्ट ऑर्डर कर देती 110 में किसी को भी सब्सिक्वेंट वेंडी को पार्टी बनाएं और देख लेंगे इसकी क्या सूरत हाल। ये ना हो सका और अब ये सिलसिला आगे चलता रहेगा, फिर एविडेंस स्टेज पे भी ना हुआ। तो जब हम करते हैं प्रेपरेशन ऑफ केस करते हैं, वेलकम करते हैं प्रेसिडेंट अपने अस्सलाम वालेकुम, वेलकम, थैंक यू। चेयर उन्होंने करना है। हाँ ठीक। तो प्रेपरेशन ऑफ केस करते हुए क्या करना है, उसमें एक एलिमेंट ये भी है कि सिलेक्शन ऑफ फोरम करना है कि ये जो हमारा केस बनेगा हमने रिलीफ कहाँ से लेना है। तो बेशुमार टाइम ऐसे होता है जब हम प्लेंट तैयार करते हैं तो जानी कहीं होती है, दायरी कहाँ हो जाती है, फिर वहाँ 5 साल 7 साल 10 साल चलती रहती है, उसके बाद पता चलता है जी ये तो रिटर्न हो गई ड्यू टू वांट ऑफ जुरिस्डिक्शन। नेचर ऑफ रिलीफ मांगते हुए वो वकील को चाहिए कि कंप्लीट रिलीफ मांगे जो मिल सकता है मैक्सिमम, चूँकि जो रिलीफ छोड़ दिया जाएगा वो ऑर्डर 2 रूल 2 के ताबे सब्सिक्वेंटली नहीं मिल सकता। इस तरह भी पार्टी का बहुत सारा नुकसान हो जाता है। और फिर बाद में बाय वे ऑफ अमेंडमेंट 6-17 की एप्लीकेशन दें, जवाब आए, बहस आए, और सम टाइम ये होता है हम देखते हैं कि हम जवाब जिसने देना है वो भी हम ही बाहर में से एक वकील है, जवाब के लिए पहली पेशी नहीं तो दूसरी पे चला जाए तो ये 10-10, 15-15, 20-20, 30-30 पेशियाँ, 2-2 साल 3-3 साल के लिए जवाब दरख्वास्त जवाब ही नहीं दाखिल होता। तो वो भी डिले जो है हमारे पार्ट पे आती है, इसको हमें चाहिए कि हम कर्टेल करें। जॉइंडर ऑफ पार्ट